हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी का क्लास 10th है इस बार, तो मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले साल आपने क्या किया ये कोई नहीं देखेगा। लेकिन इस साल आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन सभी आपके मार्क्स, मतलब जितने भी नंबर या परसेंटेज आएंगे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो हम भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आपको विज्ञान के जो हाल फिलहाल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं से भी आएंगे, हम सारे क्वेश्चन आपको मात्र 5-5, 10-10 मिनट के 3 वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये शर्त है। तो अब बिना कुछ बात किए हुए हम अपनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन में ये कुछ कह रहा है, तो मतलब वीडियो को आपको कर देना है लाइक। हमारी स्क्रीन कह रही है लाइक करना है वीडियो को, तभी आगे बढ़ना, ताकि हमें भी खुशी हो। ठीक, तो इसे हम साइड में कर देंगे। और अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। श्वसन हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण है। यानी जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो मुख्य पदार्थ का मतलब किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसमें मुख्य क्या है। तो ये फिर से आ गया। तो सुक्रोज, ग्लूकोज, साइकोलोज या स्टार्च। तो मतलब किसका पाचन होता है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में हम कुछ भोजन करते हैं, तो उसमें हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी मुख्य है ग्लूकोज। और दूसरा अगर कहा जाए मतलब किस किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य मतलब ऑप्शन में नहीं है ऑक्सीजन, इसलिए ग्लूकोज मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके तभी हम श्वसन क्रिया पूरी होती है, जब हमें मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और वापस O2 मतलब वो CO2 गैस छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले में ऑप्शन तो यही ग्लूकोज सही हो जाएगा, C6H12O6। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है CaSO4.2H2O, दूसरा दिया है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और जो तीसरा है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट यानी जल के आधे अणु। तो ये हो गया जिप्सम, और जो इसी को कहते हैं जिप्सम से बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन जो इसमें सी सही है। उसके बाद आया है संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का सूत्र लिखिए। यानी जो संगमरमर पत्थर होता है उसमें रासायनिक पदार्थ का सूत्र लिखिए। तो ऑप्शन में है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा दिया है CaOH का होल्टॉइज, यहाँ पर दिख रहा है या नहीं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप दिख रहा होगा CaOH का होल्टॉइज। तो फिर से वही हाल। तो तीसरा ऑप्शन है CaCO3, और चौथा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर जो इसका तीसरा ऑप्शन है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब उपस्थिति में संगमरमर पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, जब दो प्रकार के अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाता है वह अभिक्रिया है। ये हमारा क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है, ये आने वाला भी है। इससे हम आपको चार क्वेश्चन तैयार करवाने वाले हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर संयोजन, पहला है संयोजन, दूसरा वियोजन, और तीसरा विस्थापन, द्विविस्थापन। तो आपने अगर हमारे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपको वहाँ से तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से उतना हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट आपको थोड़ा सा समझाने वाले हैं। अगर संयोजन है तो संयोजन का मतलब जुड़ रहा है, दो अभिक्रियाएँ अगर दो प्रकार के अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं वो संयोजन हो गया। ठीक, संयोजन क्लियर, यानी अगर प्लस हो रहा है। दूसरा है वियोजन, अगर माइनस हो रहे हैं यानी एक अभिकारक टूट कर दो उत्पाद बन जाते हैं तो ये हो गया। विस्थापन कहते हैं जैसे कोई भी एक पदार्थ है या अभिकारक उसका विस्थापन हो गया। और द्विविस्थापन में यहाँ पर दो बार विस्थापन होता है, यानी AB प्लस CD है अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा AD प्लस B और क्या बचेगा C। ठीक, ऐसे समझ जाइएगा, कह रहे हैं इतना डीप में नहीं समझा पाएंगे, स्क्रीन भी छोटी। तो ये हो गया। और यहाँ पर हमने पहले बताया कि संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाता है वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। इसे रट लेना है और एग्जाम में आता है तो बस इसी पर मार करके चले आना। दूसरा, वसा युक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने हेतु मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वसा युक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाने हेतु मुख्यतः किस
गैस का प्रयोग। अब विकृत गंधिता क्या है, ये क्वेश्चन होगा आप लोगों को। विकृत गंधिता यानी जब हम कोई कुरकुरे या कोई पदार्थ जैसे नमकीन हो गया, अगर हम उसे रखे रहते खुले स्थानों पर तो क्या होता है, खुले अपने घर पर लाएंगे और पैकेट से खोल कर रख देंगे तो वो चीमड़ जैसे मतलब खाने में अच्छा नहीं लगता, उसका स्वाद चला जाता। तो उसमें क्या, पैकेट में जब पैक रहता होगा तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, और वो विकृत गंधिता से बच जाता है। अगर ध्यान रखना, अगर पैकेट थोड़ी सी भी खुली होगी तो वो आपकी जो भी कुरकुरे नमकीन या कुछ भी है तो उसका स्वाद अलग हो जाएगा, यानी ख़राब लगेगा। तो इसमें अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो नाइट्रोजन कर देना। ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा विकृत गंधिता वाला तो इसमें नाइट्रोजन गैस ही होगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, हम बोल गए हैं किस क्वेश्चन पर पहुँचे हैं क्योंकि नंबर सारा उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पर है Fe2O3, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3, ये हमने पहले ही बता दिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, Fe2 यानी फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम जब अभिक्रिया कराता तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे समझेंगे हम, बिना अभिक्रिया नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, सीधा समझना है अभिक्रिया क्या। क्या यहाँ पर दो अभिक्रिया जोड़कर एक बना रही हैं, नहीं बना रही, तो ये संयोजन नहीं है। दूसरा है, क्या इसमें दो बार अभिक्रिया हो रहा है, नहीं, यहाँ पर दो बार भी अभिक्रिया नहीं हो रहा। ना इसमें विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पर O3 जो है ये विस्थापन होकर Al के पास चला आया है, यानी जो Al है ये O3 को विस्थापित कर, थोड़ा सा कहीं हमारे बोलने में दिक्कत हो रही है, Fe यानी जो Al है, हाँ समझेंगे, Fe2O3 प्लस Al 2Al, तो यहाँ पर क्या होता है, Al जो है वो अधिक क्रियाशील है किसके, Fe की अपेक्षा। तो Fe को कर देता है विस्थापित और खुद उसका जगह ले लेता है। हम जो लॉन्ग वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देखेंगे तो आपको ये विस्थापन द्विविस्थापन ये सब बहुत लगेगा कितनी छोटी चीज़ है, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार विस्थापन हो रहा है और Al क्या करता है, Fe को विस्थापन करके और अपना विस्थापन अभिक्रिया पर टिक करवा लेता है, यानी मैं ही हूँ विस्थापन अभिक्रिया। अब ये भी कुछ कह रही है स्लाइड, तो देखेंगे पहले तो क्या लिखा है, शेयर, यानी अब आपको करना है क्या, वीडियो को शेयर करना है, कर दिया। किसी मतलब किसके पास करना है, दादी अम्मा के पास नहीं, अपने कुछ मित्रों के पास जो 10th में पढ़ रहे हैं, हाल फिलहाल एग्ज़ाम है इसी महीने में 10 दिन 5 दिन या डेट फिक्स हो गई होगी, ठीक है। तो वीडियो को कर देना शेयर और स्लाइड हो गई अब गायब, क्योंकि आपने कर दिया होगा। यहाँ पर है ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर, यहाँ पर 6 ऐसे लिखा है तो इधर कर लीजिएगा, इतना समझ सकते, दही बन जाने पर pH मान क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर आप समझेंगे तो 0 से 7 के अंदर अम्ल होता है और 7 से 14 के बीच क्या होता है, क्षार। ये pH पैमाना का एक स्केल आता है तो उसी में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दही जब आप कभी भी खाए होंगे या नहीं खाते तो भी पता होगा, दही खट्टा हो जाता है, दूध से खट्टा, दूध कभी खट्टा नहीं होता, तो यानी दही खट्टी हो जाती है, इसलिए 6 से कम, 6 से जितनी कम रहेगी वो उतनी ही अम्लीय होगी, उतनी ही खट्टी होगी, ठीक, ऑप्शन। उसके बाद है मधुमक्खी के डंक में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये होता है इसमें मेथोनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है, लिख लीजिएगा, मेथानोइक, मेथानोइक अम्ल, ठीक। ये भी आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। और ये है निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर Ag, Na, Hg और Ni दिया है, इतने ऑप्शन हैं, इन्हीं में से हमें देखना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी Hg जो पारा है ये कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बाद ये स्लाइड कह रही है कि आपको वीडियो पर कमेंट करना है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो भी कुछ है उसे हमें कमेंट करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा होगा क्वेश्चन, और अगर नहीं कर पाते तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका सही आंसर भी देने के लिए तैयार हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, एक हम बता रहे हैं, दूसरा आपको बताना इनमें से कौन होगा, ZnSnBa Na, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं जो, तो केरोसिन में डुबाकर Mg को भी रख सकते हैं, ठीक,
Mg, क्योंकि अगर Mg को रख दिए, Mg एक धातु है और अगर इसे केरोसिन में डुबा कर नहीं रखे तो ये अगर इतना क्रियाशील होता कि अगर कहीं एक बूंद जल पड़ा इस पर तो ये ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए हम इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। इसी में से एक ऑप्शन आपका भी है, अभी हमने बताया नहीं, इसमें से क्या करना है आपको, चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लगता है, यानी वो धातु होना चाहिए, अधिक क्रियाशील होना चाहिए, इतना अधिक क्रियाशील कि अगर वो खुले मुक्त अवस्था में रखा जाए तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाए, तो वही आपको ऑप्शन में कमेंट करना है। ठीक है, जो भी कमेंट करेगा हम उसका नेम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसका हम आंसर आपको नहीं बता रहे हैं, आपको बताना है। ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो पहले हमारा यही क्वेश्चन बनता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बना ले, लवण बना ले। लवण, अम्ल से भी अभिक्रिया करे और क्षार से भी, ये भी हमने वीडियो बनाया है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया CaO, दूसरा Al2O3 और तीसरा FeO3 Fe2O3 और चौथा जो CuO कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा CuO नहीं होगा, Fe2O3 नहीं होगा, CaO नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसमें से सभी क्वेश्चन में से हो सकता है एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो ना आए, बाकी सारे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देखकर तभी किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये Al2O3, ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा हम लिख दिए, अब तो दिखेगा ही। तो ये क्या करता है, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके और लवण बना देता है, बस। निम्न में से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु है वो है, अब धातु प्राकृतिक मुक्त ये सब क्या बोल रहे हैं, तो धातु आपको पता होना चाहिए, उसमें तन्यता होती है, आवाज आएगी, आघात वर्धता होता है, तो ये सभी, और ये इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ये सब धातु होते हैं। तो क्या Zn प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? नहीं। Fe नहीं, कॉपर और Au, ये दो ऑप्शन इधर है। तो इसमें से जो Au होता है, Au, तो ये क्या होता है, हमें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। खूब सुंदर साफ सा लिख देंगे, Au हो गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है, तन्यता और आघात वर्धनता निम्नलिखित में से किस तत्व में पाया जाएगा? अभी हमने जस्ट इसे बोला कि तन्यता आघात वर्धनता किस में पाया जाता है, तो ये सभी पाए जाते हैं धातु में। अब धातु सल्फर, फास्फोरस, तांबा या मरकरी, तो इसमें से ना हमारा मरकरी धातु है, ना सल्फर और ना फास्फोरस, इसमें से कुछ अधातुओं हैं। ठीक, तो जो तांबा है ये धातु है और इसे हम जब पीटेंगे तो इसमें से आवाज़ निकलेगी, और इसे अगर गर्म करके तान देंगे तो ये काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। यही है तन्यता और आघात वर्धनता, यही है धातु। ठीक है, कई टॉपिक एक ही क्वेश्चन में क्लियर होते हैं। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? तो ये क्वेश्चन है, कभी अगर आप गए होंगे अपने फैमिली के साथ तो आपको पता होना चाहिए। उससे पहले इसे भी साइड कर देंगे, पहले आ गए कूद कर। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो हम यहाँ पर सभी सोने को प्रकार बता रहे हैं। यहाँ पर दिया है शुद्ध सोना कितने कैरेट, 22 कैरेट का सोना होता है। जो 22 कैरेट का सोना होता है, इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी प्रॉपर नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ मिश्रण होता है। तो 22 जो कैरेट में सोना होता है, इसमें 18% समझ लीजिए, 18% तो शुद्ध सोना होता है। ठीक है, लेकिन 4% ऐसे होते हैं जो मिलावटी होते हैं। इसी प्रकार 18 कैरेट में इसमें क्या होता है, 18 कैरेट का सोना 24 और 23। तो यहाँ पर हम बिना कुछ इतना बताए, अब ये समझिएगा कि जितना जो कम होंगे, यहाँ पर 24 ज़्यादा दिख रहा है, जो सबसे अधिक शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का होगा, इसमें कोई मिलावटी नहीं होती। और ये 24 कैरेट का केवल और केवल बिस्किट आता है, सोने की बिस्किट, खाने वाला नहीं। तो अभी एक छूट भी गया, एक मिनट आ गया। ठीक, यही हमें बुला रहे थे इतना देर से। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को छोड़कर अगले वीडियो में। यहाँ क्या है, आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तैयार हो गए ऑप्शनल केमिस्ट्री के। अब इसके अलावा अगर एक भी आ जाएगा ना तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, बस इतना कहना चाहेंगे। और ऑब्जेक्टिव में, मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बायो में, बायोलॉजी की कम से कम
20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वहाँ से आपके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा वीडियो होगा वो फिजिक्स का होगा, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके लिए हम एक ही वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन का आंसर बताने वाले नहीं हैं। उसमें टाइम लग जाएगा कम से कम 2 से ढाई घंटा। तो उससे अच्छा आप घर पर ही ना पढ़ लें सारे क्वेश्चन, हम क्वेश्चन बता दें, आप आंसर रट लें, बात खत्म। तो अब हो गया। अब हम बोल रहे हैं आपको थैंक यू। वीडियो को आपने पहले ही किया होगा लाइक, शेयर और कमेंट, नहीं किए तो अभी करके तभी वीडियो को करना स्किप। तो मैं जा रहा हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, और मन लगा के पढ़िए बस।